सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो जो चीजें सीखी आज की क्लास में उसको ही करेंगे कंटिन्यू। तो अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे और जो भी चीजें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन जरूर करें। चलिए आगे की बातों को सीखने समझने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो रिसेंटली हमने ये बात समझी थी। हम लोग कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के जो क्वेश्चन है उनको कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास 6 कैपेसिटर का एक अरेंजमेंट दे रखा है, 6 संधारित्रों का एक हमको संयोजन दे रखा है। ठीक है, हमको बोला जा रहा है यहां पर 4 संधारित्र, ये C1 है, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C1 और इसकी धारिता, बाकी इन दोनों की धारिता C2 है। और C1 और C2 की वैल्यू हमको यहाँ दी हुई है। C1 और C2 की वैल्यू हमको यहाँ दी हुई है। कितनी कितनी? देखो, C1 की जो वैल्यू दे रखी है वो है 3 पिकोफैरेड और C2 की जो वैल्यू है वो है 2 पिकोफैरेड। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है कि तुल्य धारिता निकालनी है हमको A और B पॉइंट के बीच में। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो A व B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करें। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे। तुल्य धारिता आपको बतानी है। चलिए, तो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा क्वेश्चन, है ना। सॉल्व करते हुए आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले ये तीनों रजिस्टर की अगर मैं बात करूं, देखो आपको एक रास्ता बनाना होता है और वो रास्ते को आपको देखना होता है कि वो रास्ता कैसा बन रहा है। देखो ये रास्ता देख रहे हो, ये बिल्कुल सीधा रास्ता है ना। यहाँ पर कहीं भी ब्रेक नहीं आ रहा है बीच में। मतलब कि तीनों कैपेसिटर जो है श्रेणी क्रम में है। तो जो मैं इनको नाम दे देता हूँ, अभी इनको तो C1 C2 नाम दे रखा था ना, तो मैं सपोज इसको नाम दे देता हूँ X Y Z। ठीक है, तो X Y व Z कैसे हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कैसे निकाली जाती है? श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता निकाली जाती है 1/CE करके। बट यहाँ पर CE तो नहीं आएगा हमारा, क्योंकि अभी हमको आगे का सर्किट भी सॉल्व करना है। CE जो है फाइनल आंसर जब हम दे रहे होंगे तब लिखिए। तो 1/X + 1/Y + 1/Z। ठीक है, अब बात करें X Y Z की, तो X है C1 की धारिता, C1 कितना है? 3 पिकोफैरेड। Y है C2 की धारिता जो कि है 2 पिकोफैरेड और Z है C1 की धारिता फिर से जो कि है 3 पिकोफैरेड, है ना। जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम आएगा 3 दूनी 6, 2 3 दूनी 6 + 2 3 6 + 3 दूनी 6, 3 और 2 5 और 2 7/6 आ जाएगा। यानी जो C की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6/7 पिकोफैरेड। ठीक है, बट ये कौन सा आया है? ये कौन सी वैल्यू आई है? अभी ये फाइनल आंसर नहीं आया है। अभी ये आई है इन तीनों की धारिता। अभी ये आई है इन तीनों की धारिता। किन तीनों की भाई? इन तीनों की। मतलब कि C1 C2 और C को हटा करके इसको और इसको हटा करके मैं एक संधारित्र लगा सकता हूं यहां पर, जिसकी धारिता कितनी होगी? 6/7 पिकोफैरेड। कितनी होगी भाई? 6/7 पिकोफैरेड, ये जिसको मैं C बोल रहा हूं। ठीक है, अभी देखो, अभी आप ये अब दोबारा सॉल्व करते हुए इसको क्या करेंगे? अब ये वाला रास्ता देखिए, ये वाला रास्ता, यहां पर हमको कंटिन्यूटी दिख रही है ना, C1 C2 और C1 में। तो फिर से C1 C2 और C1 कैसे हो गए भाई?
C1 C2 और C1 हो गए फिर से श्रेणी क्रम में। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ x डैश, इसको मैं नाम दे देता हूँ y डैश, इसको मैं नाम दे देता हूँ z डैश। तो x डैश, y डैश व z डैश ये भी कैसे हैं फिर से श्रेणी क्रम में। तो इनकी भी तुल्य धारिता निकालो भाई। इनकी तुल्य धारिता निकालने के लिए वही काम करेंगे। यहाँ पर C निकाला तो यहाँ पर C डैश निकाल लो भाई, है ना। तो ये आ जाएगा 1/C1 1/C2 1/C1 मतलब 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 1/x डैश 1/y डैश, है ना। सेम काम होगा क्योंकि यहाँ पर C1 C2 और C1 फिर से क्या आ रहे हैं, श्रेणी क्रम में आ रहे हैं। फिर से जो धारिता निकल के आएगी भाई, इस केस में भी कितने निकल के आएगी, 6/7 निकल के आएगी, क्योंकि वैल्यू तो सेम है ना। तो दोबारा कैलकुलेशन कौन करे, जब ये कैलकुलेशन हम दोबारा पहले कर चुके हैं तो दोबारा कैलकुलेशन क्यों करनी, है ना। आंसर हमको पता है कि इसका आंसर भी आएगा 6/7 पिकोफैरेड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन तीनों कैपेसिटर को हटा दूं, इन तीनों कैपेसिटर को हटा दूं तो एक कैपेसिटर यहाँ पे लग जाएगा जिसकी धारिता C डैश होगी, और C डैश की वैल्यू मैंने नीचे निकाल रखी है। C डैश की वैल्यू कितनी होगी, नीचे निकाल रखी है। अब फाइनली बच गए भाई दो कैपेसिटर। ये दोनों कैसे दिख रहे हैं मुझे, ये दोनों मुझे दिख रहे हैं पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में। तो इनकी तुल्य धारिता कैसे निकाल लेंगे, पार्श्व क्रम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे। तो अब हो गया क्वेश्चन बहुत ही आसान। तो अब इसका आंसर निकालते हैं चुटकियों में। देखो फाइनली हमारे पास बचे C व C डैश, कैसे हैं, पार्श्व क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम, ठीक है। तो पार्श्व क्रम में है, पार्श्व क्रम में है तो तुल्य धारिता जो C हो जाएगी, जो C इज इक्वल टू हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इनको क्या कर देते हैं पार्श्व क्रम में सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो जोड़ो भाई, 6/7 प्लस 6/7 तो हो जाएगा 12/7 पिकोफैरेड, 12/7 पिकोफैरेड। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें हमको दो कैपेसिटर दिए हुए हैं, ठीक है, और एक की जो धारिता दे रखी है हमको 20 माइक्रोफैरड दे रखी है, और दूसरे की धारिता नहीं दे रखी है हमको, दूसरे की धारिता C दे रखी है ना। ये क्वेश्चन है एक। अब क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है, दिए गए संयोजन की, दिए गए संयोजन की तुल्य धारिता 4 माइक्रोफैरड है, 4 माइक्रोफैरड है। C की धारिता ज्ञात कीजिए। चलिए C की धारिता ज्ञात कीजिए। जो अज्ञात प्रतिरोध C लगा हुआ है, इसकी धारिता कितनी होगी ये हमको बतानी है। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा ये हमको बताना है। चलिए जल्दी से करेंगे सॉल्व। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। कीजिए कीजिए, जल्दी से कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि हम जानते हैं, जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम जानते हैं 20 माइक्रोफैरड व C कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में। कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में, है ना। और श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अभी अभी बताया था आपको, 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो इन दोनों की जो तुल्य धारिता होगी वो कैसे आएगी, 1/20 प्लस 1/C करके। और तुल्य धारिता हमको दिया है क्वेश्चन में, अगर पढ़ें आप तो हमको दे रखा है कि तुल्य धारिता की कितनी है, तुल्य धारिता है 4 माइक्रोफैरड। CE की वैल्यू दे रखी है हमको,
ठीक हो गया। चलिए अब तो कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में, वैल्यू पुट अप करनी है। 1/4 यहाँ आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा, प्लस 1/c आ जाएगा। 1/c बराबर 1/4 माइनस 1/20। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 एलसीएम आ जाएगा। 4 5 ज़ा 20, 21 ज़ा 20, 4/20 है ना। तो ये आ जाएगा 1/c इज इक्वल टू 4/20, 1/5। तो c इज इक्वल टू आ गया 5 माइक्रोफैरड। भाई आंसर आ गया, c इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो तुल्य धारिता आ गई भाई 5 माइक्रोफैरड। तुल्य धारिता नहीं, इसकी वैल्यू निकल गई, ये 5 माइक्रोफैरड कितने का हो गई, 5 माइक्रोफैरड। जरा जल्दी से नोट डाउन करो उसे। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। आंसर आया है 5 माइक्रोफैरड। चलिए अब इसमें एक और क्वेश्चन, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, इसी क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन और क्या पूछे जा सकते हैं, देखो जरा। जब आप कोई सी की वैल्यू निकाल लेंगे, जब ये सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो सी की धारिता ज्ञात कीजिए, पता लग गया हमें। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करें यदि ए व बी के मध्य 12 वोल्ट, ए व बी के मध्य 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी जाए। सॉल्यूशन, ए और बी के मध्य अगर मैं 12 वोल्ट की बैटरी लगा दूं तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा। देखो Q का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इंटू V, है ना। संधारित्र कैसे है भाई, संधारित्र हैं श्रेणी क्रम में, संधारित्र श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू जो हो जाएगा, जो हमने तुल्य धारिता निकाली है दोनों की, वो 4 माइक्रोफैरड हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना, श्रेणी क्रम में जो आवेश रहेगा वो दोनों के ऊपर बराबर रहेगा, है ना। तो यहाँ पर धारिता हम जो लेंगे, तुल्य धारिता लेंगे 4 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। तो Q इज इक्वल टू भाई यहाँ से निकाल लो 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 12 वोल्ट। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 48 इंटू 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 को हम बोलते हैं माइक्रो, तो Q बराबर आ जाएगा 48 माइक्रो कूलम। भाई प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा, 48 माइक्रो कूलम। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इसमें, एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है, वो क्वेश्चन भी बता दे रहा हूं कि हमसे पूछ लेगा कि बैटरी लगाने के बाद विभव पूछ लेगा कि प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच कितना विभव है ना। तो यहां पर ध्यान देना कि विभव जो है वो असमान रहता है, कौन से, श्रेणी क्रम में। फिर से लिखेंगे, देखो ये वाली लाइन फिर से लिखते हैं, है ना, और ये वाली लाइन फिर से लिखते हैं। संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो क्या होगा, संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में है तो क्या होगा भाई, V दोनों के लिए अलग अलग होगा, V दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो V का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q/C, C भी दोनों के लिए अलग अलग, और V2 बराबर हो जाएगा Q/C2। वैल्यू रखनी है, Q की वैल्यू आई थी 48 माइक्रो कूलम और C1 की वैल्यू है 20 माइक्रो फैरड। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल कम 2.4 वोल्ट, 2.4 वोल्ट इसके सिरों के बीच यहां पर। और V2 की बात करें तो 48/5, तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा 9.6 वोल्ट। जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 9.6 वोल्ट, तो 9.6 वोल्ट यहां पर हमको देखने को मिलेगा। इधर 9.6 वोल्ट देखने को मिलेगा और इसके सिरों के बीच हमको देखने को मिलेगा 2.4 वोल्ट।
तो चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे इन दोनों पार्ट्स को, जल्दी से इन दोनों पार्ट्स को नोट डाउन कर लेंगे। हमने कैपेसिटर के काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। इन केस किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कोई समझ में नहीं आता है या फिर किसी के आंसर रिलेटेड कुछ क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई हैं वो आप घर से जाकर एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।